ओके बच्चों, तो हम लोग शॉटकी और फ्रैंकल इफेक्ट के बाद नाउ वी आर मूविंग टू द इंटायर सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स, दैट इज। अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैं इन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कैटेगरी में भी नहीं रखा गया और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में भी नहीं रखा गया। ये तीसरी कैटेगरी है। रीजन ये है बच्चों कि ये जो इम्प्योरिटी इफेक्ट्स होते हैं ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं। क्यों होते हैं अभी हम लोग समझते हैं। पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए हमें कि ये जो इम्प्योरिटी इफेक्ट्स हैं दे कैन बी स्टोइकियोमेट्रिक एज वेल एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इसलिए हमने क्या किया है दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड इनटू अ सेपरेट कैटेगरी। अच्छा ठीक, होता क्या है इम्प्योरिटी इफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझें। जैसे एक बच्चों NaCl का क्रिस्टल देखिए, तो NaCl के क्रिस्टल में चूंकि एक आयनिक सॉलिड है NaCl, एक बार इस फिगर से समझ लेंगे तो सब बात समझ आ जाएगी। तो NaCl के क्रिस्टल में अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये पर्पल कलर का Na+ आयन दिख रहा है और ये ग्रीन कलर का क्लोराइड आयन दिख रहा है विच इज Cl-। ये हम सभी जानते हैं कि एनाइंस जो है जनरली बड़े होते हैं कैटाइन की अपेक्षा। तो ये जो क्लोराइड आयन है इसका साइज थोड़ा सा देखो बड़ा नजर आ रहा है और जो Na+ है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर देन दिस क्लोराइड आयन। तो Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब देखिए क्या हुआ, इस पार्ट को जरा गौर से देखें, इस पार्ट को, तो यहां पर Na+ की जगह कुछ Sr2+ लिखा हुआ है। अच्छा फिर से वही चल रहा है Cl-, Na+, Na+, Cl-, 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 Na+, Cl-, Na+। अच्छा और यहां कुछ नहीं है, यहां पर खाली मैदान है। तो अगर NaCl का क्रिस्टल देखा जाए तो हमारा ये आइडियल अनुमान होगा कि भाई Na+, Cl- दो तरह के आयंस रहे होंगे उसमें। अब क्या होता है बच्चों कि अब उस NaCl के क्रिस्टल में हम क्या करें कि एक इम्प्योरिटी डाल दें। क्या किया जाए कि इम्प्योरिटी डाल दी जाए। कैसे इम्प्योरिटी डालें जरा समझिए। बात हो कि कंसीडर a sample of NaCl, consider a sample of NaCl with impurity of SrCl2, है ना, of SrCl2 मीन्स अपना जो ओरिजिनल क्रिस्टल लैटिस होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों NaCl का विच इज एन आयनिक सॉलिड। अब उसमें हमने क्या किया कि थोड़ी सी इम्प्योरिटी SrCl2 की भी मिक्स कर दी। अब अगर इस क्रिस्टल को इस इम्प्योरिटी के साथ देखें तो जरा समझें कैसा दिखना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भाई आयनिक सॉलिड में कुछ भी हो जाए बट न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, तभी तो वो न्यूट्रल सिस्टम है, नहीं तो फिर उसमें चार्ज आने लगेगा। अच्छा ठीक, तो अगर SrCl2 को देखें तो ये भी बच्चों ये इम्प्योरिटी भी अपने आप में एक आयनिक इम्प्योरिटी है जिसमें एक तो है कैटाइन और दो है एनाइन। अब अगर हम NaCl के क्रिस्टल में इस SrCl2 को मिक्स करें, थोड़ा सा ये इम्प्योरिटी अगर इसमें मिलाएं तो कैसे करना होगा हमें। देखो क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा बच्चों कि चूंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दो Na+ आयंस रिमूव करके उसकी जगह एक Sr2+ आयन रिप्लेस करना होगा। तब हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हटा रहे हैं तो उसकी जगह 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। तो हमें NaCl
मीन्स दो Na+ हटाने होंगे और उसकी जगह एक Sr2+ रखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब दो Na+ हटेंगे तो अपने आप 2Cl- आप हटाएंगे, तो उन 2Cl- की जगह फिर से 2Cl- आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो क्लोराइड आयन है उसमें कोई चेंज समझ में ही नहीं आएगा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने दो NaCl हटाए और उसकी जगह एक SrCl2 इंट्रोड्यूस किया, है ना। आपने एक फॉर्मूला मास NaCl, दो फॉर्मूला मास NaCl हटाया और उसकी जगह एक फॉर्मूला मास SrCl2 इंट्रोड्यूस किया। या आप ऐसे सिंपल समझ लें कि दो Na+ आयन हटाइए और दो Cl- हटाइए और उसकी जगह SrCl2 जब आप रिप्लेस करेंगे तो एक Sr2+ हो जाएगा और दो Cl-। तो Cl- जितने निकाले वापस से उतने रख दिए। तो Cl- के ये जो ग्रीन बॉल्स हैं, ये ग्रीन बॉल्स तो उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, वो तो ऑल्टरनेट सब में Cl- ही है। अब Na+ आपको दो आयन हटाने पड़ेंगे, उसकी जगह आप जब एक आयन रखेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हुआ ये कि एक लैटिस साइट वैकेंट हो गया। एक लैटिस साइट क्या हो गया? वैकेंट हो गया। एक लैटिस साइट वैकेंट हो गया। अच्छा, तो ये हो गया एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या हुआ कि एक क्रिस्टल लैटिस में एक दूसरे आयनिक सॉलिड का कुछ छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए इम्प्योरिटी। अच्छा, अब जरा सोचिए, ऐसे सोचिए कि इस इम्प्योरिटी इफेक्ट से तो ये हुआ भाई कि एक Na+ गायब ही हो गया, मतलब एक लैटिस साइट वैकेंट हो गई। अब एक लैटिस साइट वैकेंट हो गई तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि हम NaCl की जब बात करते हैं, तो जब हम NaCl लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई अगर NaCl लिख रहा है, जैसे किसी ने NaCl लिखा, तो इसमें जो दो आयन्स हैं बच्चों, Na+ और Cl-, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो रेशियो है वो रेशियो 1:1 का होना चाहिए। अब ड्यू टू दिस इम्प्योरिटी इफेक्ट ये रेशियो गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ा गया? एक Na+ गायब हो गया, Cl- को कोई गड़बड़ नहीं हुई, Cl- जितने थे उतने ही रह गए, Na+ जो है कमजोर पड़ गया। तो ये जो रेशियो हुआ ये 1:1 ना होके 1 में से कुछ घट जाएगा, Na+ और Cl- तो 1 ही रहा। तो इसकी स्टोइक्योमेट्री गड़बड़ हो गई। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या हुआ? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हो गया, क्योंकि इसने इसकी स्टोइक्योमेट्री गड़बड़ा दी। अच्छा, अब कोई पूछे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होने से जरा बताइए डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ने हमारे बताया है कि Na+ गायब हो जाता है, लैटिस साइट ही वैकेंट हो गई तो डेंसिटी तो नेचुरली कम होना ही होना है, पैकिंग तो वीक होना ही होना है। तो ऐसे मन में आ सकता है, सर यहां तो क्या हुआ कि लैटिस साइट जो है वैकेंट हो गई तो मतलब डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई। अच्छा, अब जरा ऐसे सोचो कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी बढ़ जाए इम्प्योरिटी डिफेक्ट के चलते? बच्चों, जरूर बढ़ सकती है डेंसिटी। देखो बताते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिसमें डेंसिटी बढ़ भी सकती है, डेंसिटी घट भी सकती है। यह निर्भर करता है कि इम्प्योरिटी कैसी हो, क्रिस्टल लैटिस के आयंस कैसे। हाँ, ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। एक एग्जांपल हम लोग डेंसिटी बढ़ने का भी देखते हैं, है ना, तब फिर हम लोग इसके बारे में और लिखेंगे, चर्चा करेंगे। बच्चों, एक और क्रिस्टल लैटिस जरा हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और उस क्रिस्टल लैटिस में क्या करते हैं कि से SrCl2 का क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। So now say this is the lattice of SrCl2. अब क्या किया जाए कि इस SrCl2 के क्रिस्टल में NaCl की इम्प्योरिटीज इंसर्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि कंसीडर impurities
of NaCl in a sample of स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। ठीक, जरा समझो बच्चों। अब SrCl2 फिर अब अगर हम क्या करें कि 1 मोल SrCl2 को अगर आप हटाते हैं, 1 मोल SrCl2 को आपको टू बी रिप्लेस्ड with 2 moles of NaCl, है ना बच्चों। You will be replacing 1 mole of SrCl2 by 2 moles of NaCl। क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप ऐसा करेंगे तभी तो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी ना, है ना। तो अब 1 मोल SrCl2 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो स्ट्रोंशियम आयन है Sr2+, वो तो 1 मोल ही है, लेकिन इसमें जो क्लोराइड आयन्स हैं वो तो 2 मोल्स हो जाएंगे। और 2 मोल्स ऑफ NaCl का मतलब क्या हुआ? वी आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन्स, 2 मोल्स ऑफ Na+, एज वेल एज वी आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स, है ना, 2 मोल्स ऑफ Cl-। तो जब इसके 1 मोल को आपने इसके 2 मोल से रिप्लेस किया तो क्लोराइड आयन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पहले जैसा था अभी भी वैसे ही रहेगा। होगा क्या? आपने अगर एक आयन इसको आपने हटाया Sr2+ को, तो यू विल बी रिप्लेसिंग इट बाई 2 Na+ आयन्स, यानी 1 आयन हटा रहे हैं, आप 2 आयन रख रहे हैं। तो जरा समझें अब ये क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हमने कहा भाई कि हम इसको ऐसे करते हैं कि यहां पे मैं बना देता हूं बच्चों। तो अपनी जो जगह थी ब्लू वाली वो 4 थी, है ना। तो अपने पास 4 थे कैटाइंस। तो उन कैटाइंस में ये जो 3 स्ट्रोंशियम कैटाइन है Sr2+, वो तो ज्यों के त्यों रहे। बस एक जो है हमने उसको हटा के उसकी जगह Na+ कर दिया। अभी एक और करेंगे, और बाकी जो Cl- थे बच्चों वो भी जहां के तहां रहे। से एक यहां पर है, ध्यान रखें कि दिस मे नॉट बी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, दिस इज जस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल कि हाँ भाई डेंसिटी बढ़ भी सकती है। ऐसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि जिससे डेंसिटी बढ़ भी जाए। और ये जितने भी बच्चों रेड कलर वाले आयन्स हैं, दीज आर एनाइंस, तो इनका जो साइज होगा वो कैटाइन के साइज से बड़ा होगा, अब चूंकि रफली हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी अपना जो क्रिस्टल पॉइंट, अभी अपने जो लैटिस पॉइंट्स थे यहां पर, तो 4 वर द कैटाइंस एंड 8 वर द एनाइंस। सो टोटल 12 लैटिस पॉइंट्स थे, है ना। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कुल हमारे पास बच्चों 12 लैटिस पॉइंट थे। 12 लैटिस पॉइंट्स कह लें या लैटिस साइट्स कह लें, जो भी कहना चाहें। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, चूंकि आपने एक Sr2+ हटाया और आप चाह रहे हैं कि हम 2 Na+ उसकी जगह रिप्लेस कर दें, तो एक कोई खाली जगह पे भी क्या हो जाएगा, उस पे भी Na+ आ जाएगा, नाउ इन दिस सैंपल we are having total 13 lattice sites or lattice points, 13 lattice sites। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, यहां की इंप्योरिटी ऐसी रही कि उस इंप्योरिटी के चलते डेंसिटी ज्यादा हो गई। वाई? एज नंबर ऑफ कैटाइंस इंक्रीज्ड, और यू कैन से नंबर ऑफ लैटिस साइट्स इंक्रीज्ड। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जब NaCl का सैंपल था, तब जब हम उसमें SrCl2 की इंप्योरिटी मिला रहे थे, तब देख रहे थे कि डेंसिटी क्या हो जा रही थी, डेंसिटी कम हो जा रही थी। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि डेंसिटी बढ़ भी सकती है और डेंसिटी घट भी सकती है इंप्योरिटी डिफेक्ट के चलते। तो ये जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है, इसमें 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जरा नोट कर लेते हैं तो दिमाग में रहेगा। पहली बात तो क्या है कि डेंसिटी जो है
डेंसिटी, वो डेंसिटी जो है वो दैट मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द impurities, depending upon the impurities. So this is the first thing to remember, that density may have both the behaviors, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो आयंस आप डिस्प्लेस करते हैं और जो नए आयंस, जो इम्प्योरिटीज वाले आयन वहां पर आते हैं, तो वो चाहे जैसा हो लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है ना। तो ऐसे लिखना होगा हमें कि इंटरचेंज ऑफ आयंस, must be in such a manner that electrical neutrality is maintained. ये दूसरी बात हो गई। और ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि भाई क्या होता है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं। अच्छा चलो, एक आखिरी पॉइंट और भी लिख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि some ions of ionic solid are replaced by ions of impurity। तो वो जो इम्प्योरिटी है उसके आयंस आयनिक सॉलिड के आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। So that's all about the impurity defect। अब कोई पूछे कि अच्छा बताइए जरा कि ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये कब स्टोइकियोमेट्रिक हो सकता है और कब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो सकता है, जरा बताइए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये कब स्टोइकियोमेट्रिक होगा और कब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जैसे अपना बच्चों जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इवन सेकंड भी उसी तरह का है, एक ही बात है। तो उस फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आइडियल रेशियो है किसका, Na+ और Cl- का, दैट मस्ट बी 1:1। बट जो रियल रेशियो आएगा वो रियल रेशियो 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि Na+ को तो गायब करके आपने स्ट्रोंशियम आयन रख दिया, Sr2+ रख दिया। सो द रियल रेशियो इज नॉट विच इज डिपिक्टेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके केमिकल फॉर्मूले उनके एग्जैक्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करें। तो यहां पे तो गड़बड़ हो गई। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दैट फर्स्ट एग्जाम्पल is basically a non-stoichiometric defect. This is non-stoichiometric defect। अच्छा, क्या इम्प्योरिटी डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक भी हो सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकते हैं? अगर मान लीजिए NaCl का जो क्रिस्टल है उसकी जो इम्प्योरिटी है वो इक्वल अमाउंट ऑफ Na+ और Cl- को अगर डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर बैठ जाए, मतलब जितना वो Na+ को हटाए उतना ही Cl- को हटाए, तो इनका ये रेशियो मेंटेन रहेगा। तो जो
आइडियल रेशियो है 1:1 और रियल रेशियो भी 1:1 रह जाएगा, तब हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है, वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें, है ना, कि अगर कोई कहे कि स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसा हो सकता है, कोई एक एग्जाम्पल बताइए, तो आराम से बता सकते हैं। कैसे कि इन अ सैंपल ऑफ NaCl के सैंपल में इफ impurity ions displace equal ions of Na plus and Cl minus, तब बच्चों क्या होगा कि जो रियल रेशियो रहेगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, वो दरअसल 1:1 ही रहेगा। हमने कहा भाई 1 मोल आयन इसके हटाए, 1 मोल आयन इसके भी हटा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर क्या हो जाएगा, तब फिर ये स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ जाएगा। एक कोई हटाए दूसरे को नहीं हटाए, या एक के 1 मोल हटा दिए दूसरे के आधे मोल हटा दिए तो भी गड़बड़, तो रेशियो गड़बड़ा गया, तो स्टोइकियोमेट्री नहीं रही। तो इसलिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैन बी ऑफ बोथ कैटेगरी, स्टोइकियोमेट्रिक एज वेल एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब बच्चों आते हैं हम लोग तीसरी और आखिरी जो कैटेगरी है डिफेक्ट की, दैट्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट थर्ड कैटेगरी इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन stoichiometric defect means these are the defects which are compulsorily disturb the stoichiometry of the given compound, है ना। ये जो है पक्का है कि उसके रेशियो को गड़बड़ इन्हें करना ही करना है। जरा देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। तो पहले तो एक लाइन इनकी डेफिनेशन में लिखी जाए कि such defects certainly disturb the stoichiometry of solids। एक तो ये बात हुई कि इन्हें तो स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ करना ही करना है। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? अरे स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जो केमिकल फॉर्मूले में रेशियो है वही रेशियो मेंटेन है तो कहेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, और वैसा रेशियो ना हो कि कुछ और रेशियो हो जाए तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। अब ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं बच्चों, ये दो तरह के हो सकते हैं, है ना। ये डिफेक्ट इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई, ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट, इनकी दो कैटेगरी क्या है, और उसमें से फिर से थोड़ा सा और आगे क्लासिफिकेशन बढ़ेगा। तो अब जो है तो पढ़ना ही है हमें। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की जो पहली कैटेगरी है वो है प्यारे बच्चों मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। द फर्स्ट कैटेगरी, इसको चलो हम लोग नाम दे देते हैं ए। सो व्हाट इज ए? इट इज मेटल एक्सिस defects. Okay, now the category B. What is B? The B is metal deficiency defect. Metal deficiency defects. अब देखो बच्चों, ये दोनों ही कैटेगरी एकदम विपरीत स्वभाव की है। एक में क्या है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तब जनरेट होता है जब मेटल की अधिकता हो,
और एक में क्या होता है, तब जनरेट होता है जब मेटल की कमी हो। तो एक है मेटल एक्सेस और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हमें दो तरह से पढ़ना है बच्चों। ये जो मेटल का एक्सेस वाला डिफेक्ट है, इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को भी हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि ए का फर्स्ट पार्ट, तो ए का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। और ए का जो सेकंड पार्ट है वो होगा बच्चों, जो दूसरा इसका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जो दूसरा रीजन होता है, दैट इज ड्यू टू presence of extra cations at interstitial sites। तो अब ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के दो अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें जो पहला तरीका है जिसमें मेटल का एक्सेस होता है, उसे भी हमें बच्चों दो हिस्सों में पढ़ना है। एक बार मेटल एक्सेस होगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और एक बार मेटल एक्सेस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ए का फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड करेंगे और फिर करेंगे हम लोग मेटल डेफिशिएंसी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्या था? फर्स्ट पार्ट ऑफ ए है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब बच्चों इसको समझने के लिए एक मैं छोटा सा क्रिस्टल का 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और उसको एक बार ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, तो आपको सब बात समझ आ जाएगी कि मेटल का एक्सेस कैसे होता है ना, मेटल का एक्सेस कैसे होता है। तो हम लोग सबसे आसान क्रिस्टल लेते हैं, से NaCl का एक सैंपल लेते हैं। सो कंसीडर अ सैंपल ऑफ NaCl। Consider a sample of NaCl। अब इस NaCl का मतलब हुआ कि यहां पर बच्चों ये एक आयनिक सॉलिड है, तो दो तरह के आयन्स होंगे। नाउ इट्स कैटायन रिप्रेजेंट्स द मेटल पार्ट एंड दिस एनायन इज इट इज क्लोराइड, सो दिस इज नॉन मेटल पार्ट। ये जो एनायन है वो कैसा है बच्चों? दिस इज नॉन मेटल पार्ट। अच्छा जरा देखें, अब ये एनायनिक वैकेंसी से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे आता है, जरा गंभीर। तो बच्चों क्या करते हैं कि NaCl का मैं 2 डायमेंशन में क्रिस्टल बनाने का प्रयास करता हूं। तो Na+ कैटायन होगा, तो उसको ये स्काई ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। सो ये थोड़ा सा छोटे साइज के हम लोग ड्रॉ करेंगे और देखो गड़बड़ होगी। ये दिस इज द सेकेंड रो and this is the third row। और जो Cl- है उसको थोड़े से बड़े साइज से दिखा रहे हैं। सो दिस इज Cl-। चूंकि जितने Na+ होने चाहिए उतने ही Cl- चाहिए to maintain the electrical neutrality। So in each row we are having, ये जो बड़ा वाला स्फीयर देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट्स योर Cl-, और जो छोटा वाला है बच्चों, दिस रिप्रेजेंट्स योर Na+। ठीक,
समझा जरा गौर से क्या होगा। हम क्या करें कि इस NaCl के सैंपल को, इसका जो मेटल पार्ट है, मेटल है सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल की वेपर्स में इसको हीट करते हैं। क्या करना है हमें, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स टेक दिस सैंपल ऑफ NaCl इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ Na, सोडियम वेपर्स। अच्छा, तो जब सोडियम वेपर्स में इसको जब हम ले जाते हैं तो क्या होता है, तो जैसे क्या होता है कि से व्हेन वी टेक स्टीम बाथ, तो क्या होता है कि स्टीम ड्रॉपलेट्स गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आवर बॉडी। तो ऐसे क्या होगा कि से दिस इज द सैंपल ऑफ NaCl, और इस NaCl का जो बाहरी सरफेस है उस सरफेस पर क्या होगा, सोडियम के, या जो सोडियम है वो वेपर के फॉर्म में, तो इट गेट्स डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस NaCl, है ना। तो अगर इस NaCl के सैंपल को हम एक छोटी सी बाउंड्री से बंद कर दें तो देखने समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों। तो लेट्स इनक्लोज इट विद अ डॉटेड बाउंड्री। सो से दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ दिस NaCl सैंपल, दिस इज द आउटर सरफेस, और इसके अंदर ये अपने कैटाइन और एनाइन का अरेंजमेंट है 1:1 के रेशियो में। ओके, ठीक। अब जब हम इस NaCl के सैंपल को इसके मेटल यानी सोडियम, तो जो मेटल है उसके वेपर्स में ले जाते हैं, उसके वेपर के एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, तब क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है वो सोडियम क्या होगा, इस सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। वो सोडियम क्या होता है, वो सोडियम इस सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा एज ए ड्रॉपलेट। तो एज ड्रॉपलेट्स, तो वो क्या हुआ, चारों तरफ से डिपॉजिट हो गया। अच्छा, अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों। अब वो सोडियम क्या करता है, सोडियम देखता है कि भाई यहाँ पर अंदर Cl माइनस है, Cl माइनस है, Na प्लस भी है। तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। कई सारे सोडियम के एटम रहे होंगे which are deposited onto this outer surface of this NaCl crystal। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एक सोडियम ने क्या किया, एक Na प्लस जनरेट कर दिया एंड इट रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अब जैसे ही सरफेस पर ये Na प्लस आता है, तो सरफेस के नजदीक बच्चों जो क्लोराइड आयंस होते हैं, these chloride ions get attracted by these Na plus ions। तो क्या होगा, तो होगा ये कि फिर ये जो क्लोराइड आयन है, ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन बाहर निकल लेगा इस NaCl के साथ। तो आप कहेंगे जब ये बाहर निकल गया सर, तो ये तो Na चलो बाहर का है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्लोराइड आयन तो सर इस लैटिस का हिस्सा है, ये तो लैटिस साइड वैकेंट हो गई। अब ये जो लैटिस साइड वैकेंट होती है, तो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी व्हाट हैपेंस, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, भाई लैटिस साइड वैकेंट हुई अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन सॉरी लैटिस साइड वैकेंट हो गई, तो एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया। तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट डिफ्यूजेस इनटू दिस NaCl क्रिस्टल, और उस Cl माइनस की जो खाली जगह थी वहां के बैठ जाता है। फिर समझिए क्या होता है, व्हेन वी टेक दिस सैंपल और दिस क्रिस्टल और दिस सॉलिड ऑफ NaCl इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ मेटल वेपर, चूंकि यहाँ मेटल सोडियम था तो सोडियम वेपर के एनवायरनमेंट में ले गए, तो वो वेपर्स क्या होते हैं, वो वेपर्स इसके सरफेस पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब फिर वो चूंकि मेटल है, तो मेटल का काम ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कैटाइन बनाता है। तो वो कैटाइन क्या करता है, उस कैटाइन के अट्रैक्शन के चलते ये जो अंदर एनाइंस होते हैं, these anions are moved out with that cation। तो वो लैटिस साइड वैकेंट हो जाता है। उस लैटिस वैकेंट साइड में फिर क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन जाके वहां पर जाके बैठ जाता है। So this is the basic process of this metal axis defect।
अब आप कहें सर यहाँ पर तो पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस, आप तो इलेक्ट्रॉन को बैठा रहे हैं, मेटल तो कहीं से आई नहीं। भाई अंदर जो Na+ था, अंदर ये जो छोटा छोटा Na+ था वो थोड़ी ना बाहर गया, ना बाहर से आया, तो मेटल की एक्सेस कहां से हो गई? हो गई बच्चों। कैसे? देखो, Na+ पहले जितना था अभी भी उतना ही है, मतलब मेटल आयन जितना पहले था उतना अभी भी है। अच्छा, ये Na से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ये लैटिस का सोडियम नहीं है, ये बाहरी मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं। लैटिस का जितना भी सोडियम था वो अभी भी इंटैक्ट है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। हुआ क्या? लैटिस में प्रेजेंट जो नॉन मेटल पार्ट था, जो एनायनिक पार्ट था, तो वो नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल आयंस, जैसे मैंने एक निकाल के दिखाया वैसे कई सारे निकलते हैं, तो नॉन मेटल पार्ट जो है वो इस लैटिस से बाहर चला जा रहा है, वो इस लैटिस से बाहर चला जा रहा है, और उस नॉन मेटेलिक आयन की जगह आ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज बाहर गया तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया। तो देखो क्या हुआ, जरा गौर से समझो क्या हुआ, जरा गौर से समझो। हमने क्या किया कि क्रिस्टल्स ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, सैंपल ऑफ NaCl is heated in the environment of मेटल वेपर, है ना बच्चों? क्या कर रहे हैं? मेटल वेपर के एनवायरनमेंट में अपने NaCl के सैंपल को गर्म कर दे रहे हैं। अच्छा, NaCl के सैंपल को गर्म कर दिया, ओके। तो जब हम उसको मेटल वेपर के एनवायरनमेंट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? होता ये है कि जो मेटल है, यहां पर वो मेटल सोडियम है, गेट्स डिपॉजिटेड ओवर सरफेस ऑफ सॉलिड। अपना सॉलिड क्या है भाई? अपना सॉलिड है NaCl। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? इसके अगले स्टेप में क्या होता है कि वो जो मेटल है, वो मेटल क्या करता है? मेटल आयन बना देता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अच्छा, तो इससे क्या हो जाता है? इससे क्या हो जाता है कि ये जो मेटेलिक आयन है, ये जो मेटेलिक कैटाइन है, मेटल हमेशा कैटाइन ही बनाएगा, है ना? तो ये जो मेटेलिक कैटाइन है, ये मेटेलिक कैटाइन क्या करता है? दिस मेटेलिक कैटाइन अट्रैक्ट्स नॉन मेटेलिक एनायन, है ना? ये जो मेटेलिक कैटाइन है, इट अट्रैक्ट्स नॉन मेटेलिक एनायन। और बच्चों यहां पर नॉन मेटेलिक एनायन क्या है? दैट इज Cl-। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये Cl- क्या हो जाता है? ये Cl- क्या करता है कि उस क्रिस्टल के बाहर चला जाता है, उस क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। तो Cl- या जो नॉन मेटेलिक कैटाइन है, या ऐसे लिखेंगे हम लोग कि सम ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब कोई भी नॉन मेटेलिक कैटाइन, diffuses sum of chloride ion move, कई जगह इसको डिफ्यूज वर्ड भी लिख देते हैं बच्चों, टू सरफेस, मूव टू सरफेस। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अगली बात क्या होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ था, दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई
या दोज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ क्लोराइड आयंस या कोई भी नॉन मेटेलिक आयन. सो दिस इज द एंटायर फ्लो चार्ट ऑफ द थिंग विच इज हैपनिंग हेयर. क्या हो रहा है बच्चों, फिर समझ लीजिए. क्या हुआ कि हमने मेटल वेपर के एनवायरनमेंट में अपने क्रिस्टल लैटिस को गर्म किया या उसके वेपर्स में ले गए, खुद ब खुद गर्म हो गया. तो फिर क्या हुआ कि उस क्रिस्टल के ऊपर या सॉलिड के ऊपर क्या हुआ, वो मेटल के का डिपोजिशन हो गया. फिर उस मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और कैटाइन बनाया. तो उस कैटाइन के अट्रैक्शन के चलते सॉलिड में जो प्रेजेंट या क्रिस्टल में जो प्रेजेंट एनायन है वो क्या हुआ, बाहर निकल गया और उसने जो जगह खाली की उस जगह को इन इलेक्ट्रॉन्स ने जाके वापस से ऑक्यूपाई कर लिया. तो क्या हो रहा है दरअसल, क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि बाहर से कोई मेटल अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर का नॉन मेटल बाहर जा रहा है बच्चों. बाहर से कोई मेटल क्रिस्टल के अंदर नहीं आ रहा है. बाहर ये जो सोडियम डिपॉजिट है ये क्रिस्टल के अंदर नहीं जा रहा है, ये सोडियम प्लस क्रिस्टल के Cl माइनस को खींच ले जा रहा है ना. तो देखो क्या मतलब हुआ. तो बच्चों जो सैंपल इनिशियल सैंपल है, अगर हम इनिशियल सैंपल की बात करें तो उस इनिशियल सैंपल में ये जो Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो है, दैट रेशियो इज 1:1. अच्छा, अब जो सैंपल बाद में आया, जो फाइनल सैंपल आया, मतलब उसके वेपर में ले जाने के बाद, उसमें क्या हुआ, उसमें भाई क्या हुआ, अब उसमें जो Na प्लस और Cl माइनस है वो क्या हुआ कि Na प्लस तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पहले जितना था उतना ही अभी भी है. Cl माइनस जरूर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, तो उसे 1 - x कर दिया. तो नॉन मेटेलिक portion is reduced, that is why the metallic portion is looking in excess. चूंकि नॉन मेटेलिक पार्ट कम हो रहा है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारा जो मेटेलिक पार्ट है वो एक्सेस है. तो इसी को बोलते हैं बच्चों मेटेलिक एक्सेस या मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज. और जो एनायन के चलते जो वैकेंसी हुई, उन वैकेंसीज को किसने फिल किया, उन इलेक्ट्रॉन्स ने. तो यहां पर एक और नया टर्म आता है बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो एनायनिक वैकेंसीज को फिल करते हैं उन्हें बोलते हैं एफ सेंटर, है ना. तो देयर इज अ न्यू टर्म इन दिस आर्टिकल दैट इज एफ सेंटर. तो एफ सेंटर क्या है, देखो एफ सेंटर दरअसल वही इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर ऑक्यूपाइंग दोस एनायनिक वैकेंसीज. तो these are the electrons which occupy anionic vacancies. Anionic vacancies. अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन के चलते ही बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. तो ब्रैकेट में ये भी ऐड किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड ड्यू टू these electrons, due to these electrons. तो ये हो गया आपका F सेंटर. अब बच्चों इस इफेक्ट में क्या होता है कि कोई मेटल बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं होता है. तो इस बात को भी चूंकि अभी हम लोग चर्चा किए हैं तो थोड़ा सा अगर दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात है. तो एक क्या होता है ना बच्चों कि जो भी बात हम लोग पढ़ते हैं वो कॉपी में चली जाए तब क्या होता है, पक्की हो जाती है ना. तो इन दिस डिफेक्ट
no additional metal ion is being introduced into the crystal. होता क्या है, हो ये रहा है कि as non-metallic ion is moving out of the crystal, तो बाय डिफॉल्ट ये जो मेटल है वो ज्यादा हो जा रहा है, मेटल इन एक्सेस, इसलिए बोलते हैं इसको मेटल एक्सेस। अच्छा, एक और आखिरी पार्ट या एक आखिरी बात इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होती है बच्चों। अभी जो हम लोग एफ सेंटर पढ़ रहे थे, तो चूंकि वो तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो क्या होता है कि जब हम इस तरह के सैंपल में जिसमें कि एफ सेंटर्स हों, उस एफ सेंटर के ऊपर जब विजिबल लाइट फोकस करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द लाइट। अब वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एब्जॉर्प्शन के चलते जब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जुगनू जैसे चमकते हैं, है ना। जुगनू समझते हो ना, रात में जो चमकता है। तो उससे क्या होता है कि दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। तो जैसे हम NaCl लैटिस की बात करें तो अलग कलर का नजर आएगा जिसमें सेंटर हो। फिर अगर हमसे KCl लैटिस की बात करें तो वो एक अलग कलर दिखाएगा। तो इस बात को भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं अपनी नोटबुक में। when visible light strikes these crystals, then ये जो F सेंटर्स हैं, F सेंटर्स क्या है, कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, इल्यूमिनेट। ये क्या करते हैं, दे इल्यूमिनेट ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इनका ये जो इल्यूमिनेशन होता है ये कलरफुल होता है बच्चों, ये कलरफुल इल्यूमिनेशन होता है। अलग अलग कलर अलग अलग लैटिस में हमें नजर आते हैं बच्चों। तो एक दो एग्जाम्पल हमें याद रखने चाहिए जो हमारी बुक का हिस्सा है। तो देखो वो क्या क्या है। तो ये जो कलर वाली बात है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे if we are having NaCl crystal, then its color is yellow. If the crystal is say LiCl, then its color is pink. If the crystal is KCl, then its color is say violet. ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। So this was all about the metal excess defect due to anionic vacancies. अब बच्चों हम करते हैं दूसरा क्या है कि जो इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटाइंस आ जाते हैं वो कैसा होता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों ए का सेकेंड पार्ट, है ना। ए जो डिफेक्ट्स थे दोज वर मेटल एक्सेस डिफेक्ट और बी था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ए का सेकेंड पार्ट अब कर रहे हैं हम लोग। सो ए का सेकेंड पार्ट है
metal excess defects due to presence of extra cations at voids कह लीजिए आप, इंटरस्टिशियल साइट्स कह लीजिए, है ना, सबका एक ही मतलब है बच्चों। अब यहां पर क्या है, यहां पे भी मेटल एक्सेस है, लेकिन यहां दूसरे किस्म का मेटल एक्सेस होता है। देखो कैसे, यहां क्या होता है, जरा गौर से समझें बच्चों। देखिए, यहां पर भी चलो एक लैटिस कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर अ लैटिस ऑफ जिंक ऑक्साइड का लैटिस कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो क्या होता है इसमें भाई, अब जिंक ऑक्साइड इसका जो सॉलिड है, इस सॉलिड को व्हेन वी हीट व्हाट हैपेंस कि जो जिंक ऑक्साइड है तो ये तो Zn2+ में बाहर आ जाता है, यानी इसका जो मेटेलिक पार्ट है वो तो कैटाइन के फॉर्म में हो गया। अच्छा, और क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऊपर निकल जाता है, उड़ जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड का एक सॉलिड फॉर्म है, एक सॉलिड सैंपल है, हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। क्या किया, लेट्स हीट दैट सैंपल ऑफ जिंक ऑक्साइड। सो व्हाट हैपेंस, अच्छा जरा समझिए, जब किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जो सरफेस होगा वो गर्म होगा, फिर सरफेस से धीमे धीमे क्या होगा, टेम्परेचर अंदर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इफ यू हीट अ सैंपल ऑफ जिंक ऑक्साइड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सरफेस गेट्स हीटेड, और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, दिस रिएक्शन हैपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एट द सरफेस ऑफ द सैंपल। अच्छा, तो क्या हुआ भाई, तो जब सैंपल के सरफेस पर ये रिएक्शन हुई तो सैंपल के सरफेस से क्या हुआ, O2 ऊपर जाने लगा, लेकिन ये जो Zn2+ है ये कहां जाएगा, ये क्या करता है, ये उस लैटिस के अंदर चला जाता है। ये क्या होता है, इट डिफ्यूजेस इनसाइड द लैटिस, और O2 बाहर निकल जाता है। अब जैसे एक आयन से हमने कहा कि भाई एक Zn2+ अंदर गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी अंदर चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। तो हुआ क्या कि O2 चला गया ऊपर, और वो जो बाहरी जो उसका लेयर है, जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस का जो ZnO जब गर्म होगा तो उसी का Zn2+ अंदर चला जाएगा, और अंदर जाके क्या करेगा, वहां बैठ जाएगा जहां खाली जगह हो, क्योंकि कैटाइंस क्या होते हैं, कैटाइंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स, तो ये इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, और कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स होंगे वहां पे जाके ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। तो देखा जाए बच्चों, तो यहां भी बाहर से कुछ नहीं आया, यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी तो ये जो नॉन मेटेलिक पार्ट ऑक्सीजन ये बाहर जा रहा है, मेटल तो कहीं से बाहर से आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसको ऐसे समझते हैं, चूंकि ये जिंक ऑक्साइड का जो हमारे पास सैंपल है, उसके सरफेस से Zn2+ लैटिस के अंदर जाएगा, ऐसे समझते हैं। वैसे है तो उस सैंपल का ही हिस्सा, लेकिन सरफेस से वो बाहर से क्या होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो जब अंदर की तरफ चला जाएगा तो अंदर के वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस। लेकिन ध्यान रहे, ये कैटाइन भी बच्चों बाहरी नहीं है, ये सरफेस का है, घर के बाहर था, घर का ही सदस्य, अब घर के अंदर आ गया, बस इतनी सी बात है। और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर चले जाएंगे, तो तुम्हारा सॉलिड का न्यूट्रलिटी मेंटेन रहा। बस इतनी सी बात है। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो Zn+2 क्या करता है, क्या हो रहा है Zn2+ के साथ, Zn2+ क्या कर रहा है, इट डिफ्यूजेस
it diffuses inside the crystal from the surface. From सरफेस पर बैठा हुआ था, अंदर चला गया। अच्छा, वही काम ये भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वही काम ये इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या होती है, ये तो बाहर चली जाती है, सो इसका तो लॉस हो जाता है, तो निकल गई बाहर। हमारे पास क्या था, हमारे पास a sample of solid zinc oxide, a sample of solid zinc oxide। अच्छा, अब ये जब इनसाइड जाता है तो क्या करता है, तो ये क्या कर लेता है, ये क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई voids या इंटरस्टिशियल साइट्स। और ये अंदर जाके क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, ये अंदर जाके मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये बात हुई बच्चों हमारे इस इफेक्ट की, विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस एट द voids। Okay, so now let's do the last defect, that is metal deficiency defect. Metal deficiency defect। अब बच्चों देखो, जैसे हम मेटल एक्सेस की बात करें तो मेटल एक्सेस में भी जो पढ़ रहे थे तो वहां क्या हो रहा था, जब एक में तो ये देखे कि वो जो Cl- था वही निकल गया, तो Na+ और Cl- का रेशियो गड़बड़ाया। दूसरे में देखे कि ऑक्सीजन निकल गई तो जिंक और ऑक्सीजन का रेशियो गड़बड़ाया। तो वो दोनों कैसे थे, स्ट्रिक्टली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक थे कि नहीं। ऐसे ये भी बच्चों स्ट्रिक्टली नॉन, चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, तो जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो दे आर स्ट्रिक्टली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर, उसमें स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ानी ही गड़बड़ानी है। अच्छा, मेटल डेफिशिएंसी देखो क्या होता है, ये बहुत आसान है इसको समझना। कैसे, देखो क्या होता है। जैसे हम बात करें, सो लेट्स टेक अ सैंपल ऑफ, कंसीडर अ सैंपल ऑफ से आयरन का कोई ऑक्साइड ले लिए। अब इस आयरन के ऑक्साइड में ये बच्चों नॉन मेटल पार्ट है, ये जो ऑक्सीजन है दैट इज नॉन मेटल पार्ट, and this iron is metal part. Okay, so let's take the sample of iron oxide। अब बच्चों ये जो आइडियली हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडियली जो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो है इस मॉलिक्यूल में वो होना चाहिए बच्चों 1:1, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला तो यही बता रहा है कि एक एटम आयरन है तो एक एटम ऑक्सीजन है, मतलब रेशियो 1:1 आना चाहिए। लेकिन जब मेटल, इसमें एक्चुअल जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। इसको जब आप एक्चुअल स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ आयरन के आयंस जो है यहां से मिसिंग है, कुछ पार्ट जो आयरन का है वो यहां से गायब है। व्हाट हैपेंस, प्रैक्टिकली some part of iron is missing। मतलब इसका जो एक्चुअल रेशियो होता है, इसका जो बच्चों एक्चुअल रेशियो आता है आयरन इज टू ऑक्सीजन, वो 1:1 नहीं होता है। वो क्या हो जाएगा, या एक्चुअल कंपाउंड्स देख लें, जो एक्चुअल कंपाउंड्स होते हैं तो जो एक्चुअल कंपाउंड आता है वो इस तरह का आएगा। आयरन में मान लीजिए से हमने कह दिया 0.960,
बहुत से हो सकते हैं, से आयरन 0.940, आयरन 0.980, तो वैसे होना चाहिए 1:1। अब 0.96:1 है, 0.94:1 है, 0.98:1 है, लेकिन हम लिखते हमेशा क्या है, हम तो यही लिखते हैं FeO, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ये है। तो हम जो लिख रहे हैं और जो एक्चुअल रेशियो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स में वो अलग है, इसी का मतलब होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और यही हो जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि जो आयरन है, जो मेटेलिक पार्ट है, दैट इज इन डेफिशिएंसी। वो 1:1 होना चाहिए, एक ऑक्सीजन के साथ, एक एटम ऑक्सीजन के साथ एक एटम आयरन का होना चाहिए, जबकि वैसा नहीं है। आयरन थोड़ा सा कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो अब बात आएगी कि सर फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको कैसे मेंटेन करिएगा आप, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आप कैसे मेंटेन करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बच्चों मेंटेन हो जाती है, देखो कैसे। अब आपको क्या लग रहा है, आपको बच्चों ये लग रहा होगा कि जो आयरन का ऑक्साइड है, अगर इसको आयंस में भी हम देखें तो Fe2+ और O2- होगा ये, लेकिन ये भी एक्चुअल ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसमें सारे आयरन आयन Fe2+ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पहली बात तो ऐसा है ही नहीं, इसमें तो आयरन की कमी है। लेकिन आयरन की कमी भले ही हो जाए, चार्ज के ऊपर चार्ज की कमी या चार्ज की अधिकता नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होनी ही चाहिए। आयरन भले ही तुम्हारा कम हो जाए, ऑक्सीजन भले ही बढ़ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। चार्ज गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये पहली जो प्राथमिकता है सॉलिड्स की, आयनिक सॉलिड्स की। अब जरा समझिए चार्ज कैसे मेंटेन करें। तो क्या हुआ कि जैसे हमने कहा कि अच्छा, अगर जैसे इसमें 3 Fe2+ से ये मिसिंग है, एक एग्जांपल, तो आप क्या करिए कि 2 Fe3+, इनसे इसको रिप्लेस कर दीजिए, ये रिप्लेसमेंट हो गया। तो क्या हुए, 3 आयरन गायब हुए, उसकी जगह 2 नए आयरन आ गए। लेकिन आयरन की तो कमी हो गई, चार्ज की तो कमी नहीं हुई। चार्ज अभी भी 6 यूनिट पॉजिटिव है, चार्ज अभी भी 6 यूनिट पॉजिटिव है। तो क्या होता है कि जब मेटल की डेफिशिएंसी होती है तो वो जो मेटल आयंस हैं, वो आयंस ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज वाले आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो मेटल की कमी तो रहती है, लेकिन चार्ज की कमी नहीं हो पाती है बच्चों। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल neutrality is maintained. So this was the metal deficiency defects. This was the metal deficiency defect. अच्छा, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कोई पूछे कहाँ मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है हमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में मिलता है। चाहे तो इस बात को भी याद रखना है ना। तो ये जो अपना मेटल का डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट है, कहाँ पाया जाएगा बच्चों, इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में ये वाला डिफेक्ट हमें मिलता है। ध्यान रखें, चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो और चाहे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो, चाहे मेटल एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो, किसी भी कैटेगरी का डिफेक्ट होगा, वो स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। वो स्ट्रिक्टली कैसे हो जाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। थैंक यू बच्चों।